बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब जाने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि आज से 1 घंटा घड़ियाँ जो हैं वो पीछे हो चुकी हैं। जो दरमियानी रात थी सैटरडे की और संडे की, उसमें जब रात को 3 बजे तो उस वक्त घड़ियाँ ऑटोमेटिकली 2 पे आ चुकी थी। उसकी ये वजह कि 1 घंटा पीछे कर दी गई हैं। अब ये अप्रैल तक इसी तरह रहेंगी। अप्रैल में ये दोबारा जो है वो 1 घंटा फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। असल में ये एनर्जी सेक्टर को मज़ीद तक़वियत देने के लिए इस तरह की एक्टिविटी की जाती है। ये ना सिर्फ स्पेन बल्कि पूरे यूरोप में की जाती है, यानी कि साल में 2 मरतबा घड़ियाँ जो हैं वो 1 घंटा पीछे और फिर दोबारा 1 घंटा आगे की जाती हैं। तो नॉर्मली आज की अहम न्यूज़ की जानब जाते हैं। स्पेन नेशनलिटी अप्लाई करते वक्त कुछ अहम मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं और बाद में उसका खमियाजा भुगतते हैं, उस पर बात करेंगे। काफ़ी लोगों के कमेंट्स पे से ये पता चला है कि वो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो गलती कर रहे हैं। इसके बाद रेगो लिबराल नए कानून के बारे में कुछ नई अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। स्पेन फैमिली वीज़ा के बारे में काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आते हैं, वो जो नया कानून आया है उसके मतलब उनको कुछ कन्फ्यूजन है, इस पर बात करेंगे। और स्पेन वर्क परमिट्स के बारे में ताज़ा तरीन कुछ मालूमात हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो स्पेन नेशनलिटी के बारे में बात करते हैं कि अप्लाई करते वक्त कौन सी मिस्टेक है जो आपने नहीं करनी। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे अगर आप ऐसी मिस्टेक करते हैं जहाँ पे आपको वक्ती तौर पे ऐसा लगता है कि आपको फ़ायदा है, लेकिन लॉन्ग टर्म चलते हुए वो आप लॉस उठाते हैं और देखते हैं कि वो उस वक्त अगर आपने ये किया होता तो ऐसा हो चुका होता, मेरा टाइम ज़ाया ना होता या मुझे ये जो अभी दुश्वारी या परेशानी उठानी पड़ रही है वो ना उठानी पड़ती। इसी तरह कुछ स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड है। कुछ लोग जो है वो शॉर्टकट ढूंढते हैं जो कि कुछ अब फंस चुके हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी जिन लोगों ने नेशनलिटी अप्लाई करते वक्त कुछ ऐसे सर्टिफिकेट बनवाए थे जो कि ओरिजिनल नहीं थे, अब उनके गिर्द बहुत ज़्यादा घेरा तंग किया जा रहा है। कुछ जो है वो पकड़े जा चुके हैं। मज़ीद को पकड़ने के लिए नई जो कार्रवाइयाँ वो सामने आ रही हैं और वो पता कर रहे हैं कि कितनी तादाद थी और कौन लोग थे जिन्होंने ये फ़ेक लगाए हैं। यानी फ़ेक से मुराद ये कि वो ख़ुद एग्ज़ाम में नहीं बैठे थे, किसी न किसी तरह उन्होंने एग्ज़ाम पास करवाए और नेशनलिटी अप्लाई की और नेशनलिटी ली। इसी तरह की कुछ और है, कुछ ऐसे दोस्त हैं जो अगर आप नॉर्मली किसी लॉयर के पास जाते हैं अपनी नेशनलिटी जमा करवाने के लिए तो 200, 250, 300 यूरो तक आपसे वसूल करता है। मैं अक्सर खैरिया के किसी अच्छे वकील की बात कर रहा हूँ। और वही अगर आप किसी लोकतोरियों पे चले जाते हैं या जो गलियों मोहल्लों में हमारे पाकिस्तानी कंसल्टेंट या जो एसेसोर बैठे हुए हैं और जिनका लिंक है किसी न किसी स्पेनिश वकील के साथ, उनके एज असिस्टेंट बैठे हुए हैं और वो ये तमाम काम कर रहे हैं, वो 50 यूरो में भी आपकी नेशनलिटी जमा करवा देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का फ़र्क क्या है ये आपने समझना है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुतलका किसी न किसी लोकतोरियों में चले जाते हैं और वो देखते हैं कि वो नॉर्मली जमा करवाता है तो हम भी उसी के ज़रिए जमा करवा लेते हैं। एक बंदा है जो बैठा हुआ है प्रॉपर और वो भी जमा करवा रहा है, लेकिन वो उससे थोड़ा सा महंगा है और उसका एक्सपीरियंस उससे ज़्यादा है। और तीसरे नंबर पे आता है स्पेनिश वकील, जहाँ पे आपने ज़्यादा रकम पे करके ऑफिशियली जो फ़ीस है वो पे करके आपने ये काम करवाना है। एक चीज़ तो आप याद रखें कि जब भी कोई आप नेशनलिटी का प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो हमेशा उस वकील के साथ करवाएं जो कल को आपकी अपील भी कर दे, आपकी रिकोर्सो भी कर दे। तो उसके लिए दी बेस्ट ऑप्शन स्पेनिश है। तो स्पेनिश से शुरू में ही उसको फ़ीस जब आप तय करें तो उससे ये पूछ लें कि मैंने रिकोर्सो भी तुम्हारे से ही करवानी है, मुझे टोटल पैकेज बताओ। उससे आपको राहत होगी। उससे क्या होगा, आपको अगर वो 300 जमा करवाने के लेता है और 300 नेशनलिटी के लेता है और हो सकता है वो आपसे 500 टोटल ले, तो इस तरह की सिचुएशन एक तो ये आप लाजमी करें। दूसरा, कोई भी लोकतोरियों से ख़ास तौर पे नेशनलिटी जमा ना करवाएं
उसकी काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। जो दरमियाने लेवल का मैं कह रहा हूँ, जो कि अमूमन तौर पे लोगों की करवाता है और किसी न किसी स्पेनिश सेंटर लिंक है और लोकतोरियो से ज़रा महंगा है, वो फिर भी उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, वो किसी न किसी ऑफिशियल के साथ लिंक होते हैं, तो उनमें मिस्टेक्स की गुंजाइश कम होती है। यहाँ पे कुछ दोस्त हैं जिनके कमेंट्स आए हैं, और कुछ जिस एरिया में रहता हूँ जहाँ पे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने लोकतोरियो के ज़रिए नेशनलिटीज़ जमा करी और उनके काफ़ी ज़्यादा बाद में बुनियादी जो कि नहीं आनी चाहिए थे उस किस्म के जो है उनके फालते लग के वापस आए। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए यही है कि आप कोई भी ऐसी मिस्टेक ना करें जिसमें बाद में आपको साल 2 साल 3 साल रुकने के बाद पता चले कि उस वक्त मैंने ये गलती की थी, इस वजह से अब मुझे ये दोबारा से करना पड़ेगा और दोबारा से मेरा टाइम लगेगा, और जो आपने वेटिंग की है इतनी देर वो, और उसके बाद जो परेशानी उठाना पड़ेगी वो आपको अलहदा से उठाना पड़ेगी। इस वजह से इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। रैगो लिबराल के बारे में नई अपडेट है, जो कि काफ़ी दोस्त ये भी परेशान थे कि रैगो लिबराल मैंने जमा करवाई है, क्या उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। मैं सुन रहा हूँ कि अब केसेस नहीं लिए जा रहे। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स दोस्तों की तरफ से आ रहे हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि रैगो लिबराल के केसेस जमा भी हो रहे हैं, उनके रिज़ल्ट्स भी आ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपने जहन में रखी है कि यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से तमाम प्रोसेस जो हैं वो स्लो हैं। इमिग्रेशन पे काफ़ी ज़्यादा अक्सर एरिया पे प्रेशर है और वो इस वजह से प्रोसेस को स्लो कर रहे हैं। हालांकि जो पुराने केस है उसके लिए पुराने दी चक्के भी इंट्रोड्यूस करवाया गया और असाफी अमला भी रखा गया, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है और इस वजह से केसेस को डिले हो रहे हैं। यहाँ पे रैगो लिबराल के बारे में आपको ये भी बताता चलूँ कि रैगो लिबराल में जिन लोगों ने अपनी ऑटोनोमो या अपना काम जो है वो 6 महीने तक किया है और यहाँ पे उनकी लीगल पदरोनामेंतो जो है वो 2 साल तक चल चुकी है, उनके चांसेस जो नया सुप्रीम कोर्ट का लॉ है उसके मुताबिक काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन एक चीज़ आप जहन में रखें कि अपने तौर पे सीता लेके ख़ुद जाने की या इस तरह की एक्टिविटी की बजाय थोड़ा सा आप जो है वो ख़र्च करें और कोई अच्छे लॉयर के थ्रू तमाम चीज़ें करें। क्योंकि बहुत सारे दोस्त सीते की बात करते हैं, बहुत सारे दोस्तों को यही नहीं पता हमने रैगो लिबराल या अजील या असाइलम हमने कहाँ अप्लाई करना है। अगर आप कोई अच्छा अक्सर एरिया का वकील हायर कर लेंगे, और इस काम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे की ज़रूरत नहीं है, मीडियम लेवल का जिसकी नॉर्मल जो है वो फ़ीस हो, उसके ज़रिए भी आप ये काम करवा सकते हैं। उससे ये बेनिफिट होगा कि आप जो बुनियादी शुरू की गलतियां हैं वो नहीं करेंगे और आपके केस के पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। स्पेन फैमिली वीज़ा के बारे में ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं। स्पेन फैमिली वीज़ा से रिलेटेड आपको मालूम है कि जो नया लॉ आया है उसमें आपकी सैलरीज़ अब काउंट नहीं की जाएंगी, सिर्फ़ और सिर्फ आपसे कॉन्ट्रैक्ट मांगा जाएगा कि आप कहाँ पे काम करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडिफिनिडो होना चाहिए। इंडिफिनिडो इस वक्त जो है वो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे ही चल रहा है। तो इंडिफिनिडो कॉन्ट्रैक्ट हो 6 महीने से आप वहाँ पे काम कर रहे हो तो आपको कोई भी सैलरी स्लिपें देने की ज़रूरत नहीं है। ये लॉ है जो कि अभी इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसके अलावा फैमिली से रिलेटेड कोई भी ऐसा लॉ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब आपको घर की ज़रूरत नहीं है, अब अगर आपकी सिर्फ एक फैमिली एक वाइफ है तो आपको पूरे घर की ज़रूरत नहीं है, एक कमरे की ज़रूरत है, ऐसा कोई भी लॉ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक अफवाह है। जो कानून असल में पास किया गया है वो यही है कि अब आपको सैलरी स्लिपें जो 6 महीने 8 महीने 10 महीने की ली जाती थी वो अब ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा कोई भी फैमिली से रिलेटेड और कानून पास नहीं हुआ। स्पेन वर्क परमिट से के बारे में आपको कुछ अपडेट्स देता चलूँ। इस वक्त जो वर्क परमिट सबसे ज़्यादा पास हो रहे हैं वो उन वालिदैन के हो रहे हैं जिनके जो बच्चे हैं वो 18 साल या उससे ज़्यादा थे जब उनको नेशनलिटी मिली, और नेशनलिटी के वक्त वो उनको अपने पास यहाँ स्पेन में नहीं बुलवा सके। उनके वर्क परमिट बहुत तेज़ी के साथ निकल रहे हैं क्योंकि उसमें एक तो ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, दूसरा जो फैमिली लॉ हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तीसरा ये कि वो वर्क परमिट पे आ रहे होते हैं, वालिदैन पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ये भी शो करवाना होता है। तो इस बेस पे उनको जल्दी वर्क परमिट लग रहे हैं और वो बहुत तेज़ी के साथ स्पेन में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी सेशन में आए हैं, ये 3-4 महीनों में उनके वालिदैन ने वर्क परमिट अप्लाई किया और वो आए। यहाँ पे लड़का हो या लड़की हो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है।
आप कोई भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह लड़का अगर वहाँ पे शादीशुदा है पाकिस्तान में और उसके आगे बच्चे भी हैं, अब जब उसका वर्क परमिट लगेगा वो पहले अकेला आएगा, यहाँ पे आके काम करेगा, उसके बाद कुछ अरसे के बाद उसको परमिशन मिलेगी। अब आम तौर पे 1 साल का कार्ड गुजरने के बाद मिलती है। जब उसका रेंता डिक्लेयर हो जाएगा वो अपने वालिदैन पे डिपेंड नहीं करेगा, सेपरेट रेंता डिक्लेयर करवाए, उसके बाद वो अपनी फैमिली को भी अप्लाई कर सकता है। यही सेम रूल लड़की पे भी अप्लाई होता है। इसी तरह अगर वालिदैन की लड़की है जो 18 साल से ऊपर हो चुकी है और वो अपने बच्चों को और अपने खामद को यहाँ पे बुलवाना चाहती है, वो भी सेम यही प्रोसेस करेगी। वर्क परमिट पे आएगी, यहाँ पे काम करेगी 1 साल, उसके बाद रेंता डिक्लेयर करवाएगी और रेंता लाजमी तौर पे वालिदैन से अलहदा डिक्लेयर होना चाहिए। वहाँ पे अपनी इनकम शो करेगी और उसके बाद अपनी फैमिली को अप्लाई करेगी, घर वगैरह सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद, तो वो भी अपनी तमाम बच्चों को और खामद को सेम लाइक जिस तरह लड़का बुलाता है उसी तरह लड़की भी बुलवा सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम मालूमात, और न्यूज़ मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।